हेलो हेलो एवरीवन। आज हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट के बारे में कुछ जानेंगे। ध्यान रहे, पिछले लेसन में हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। उन्हीं बातों को पुनः हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट में देखेंगे। लागत को लागत केंद्र से संबंधित करते हुए प्रत्येक स्तर पर इकाई की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। इसको ज्ञात करने के लिए सभी व्ययों को निम्न प्रकार आपके सामने दिख रहा है, व्यवस्थित करके कुल लागत ज्ञात की जाती है। यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जहाँ आप ये देख रहे हैं कि दो ही कॉलम है, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। अमाउंट के लिए आउटर कॉलम से हम कंप्यूटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुल लागत तक पहुँचते हैं। अगर इसी में हम एक कॉलम और प्रति इकाई लागत का भी ऐड कर दें तो ये कॉस्ट शीट कहलाने लग जाएगी। साथ ही अगर हम दो या अधिक प्रकार के वस्तुओं की लागत एक साथ ज्ञात कर रहे हैं या दो या अधिक वर्षों की लागतों को एक साथ एक ही पत्र में प्रदर्शित कर रहे हैं तो यही कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। तो कॉस्ट शीट में प्रति इकाई लागत का एक खाना, एक कॉलम, एक एक्स्ट्रा बन जाएगा और कंपैरेटिव में एक और या दो और या तीन और वस्तुओं और या वर्षों के लिए कॉलम अतिरिक्त बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें कहीं पर टेंडर प्राइस कोट करना है तो यही कंपटीशन ऑफ टेंडर प्राइस का स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसमें हम अनुमानित लागतों को जोड़ते हुए प्रति इकाई कुल लागत का क्या कोट प्राइस होना चाहिए वो दर्शा पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए अब हम इसको थोड़ा विस्तृत से जान लें। जब हम प्रश्न हल करते हैं तो प्रायः डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल यूज्ड प्रश्न में होता है तो हम सीधे ही यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल के सामने लिख देंगे। परंतु अगर हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्रश्न में दिया हुआ है तो उसका समायोजन उपरोक्त प्रकार से करते हुए ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को जोड़ेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे। शेष राशि जो बचेगी वो आउटर कॉलम में आपको दिख रही है, या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अथवा मटेरियल यूज्ड या डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। इसमें दो अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष व्यय जो आप जानते हैं, डायरेक्ट वेजेस जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहा जाता है, यही प्रोडक्टिव या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी है। अगर ये प्रश्न में है तो इसको इसमें जोड़ेंगे। इसी प्रकार से डायरेक्ट मटेरियल जो हमें प्रश्न में अगर मिलते हैं इन नामों से, रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड जिसके बिना के वस्तु का ढाला जाना उस स्वरूप में आ पाना संभव नहीं है, वो या हायर ऑफ क्रेन्स वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इनको अगर हम जोड़ें तो ये तीनों डायरेक्ट एलिमेंट, प्रत्यक्ष तत्व, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस तीनों को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इन तीनों का योग है वो है प्राइम कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत। ध्यान रहे, कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्यक्ष लागत के ये तीनों तत्व पूर्णतः परिवर्तनशील हैं, अर्थात कि उत्पादन के अनुपात में ये सीधे परिवर्तित होंगे। उत्पादन दुगना हो जाने पर ये सभी दुगने हो जाएंगे। इस प्राइम कॉस्ट में अब हमें ओवरहेड्स को ऐड करना होता है, जिसको हमने तीन भागों में बांटा हुआ है: फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जो कि कारखाना लागत बनाएगी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर हम जोड़ दें तो ये कारखाना लागत बनाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कारखाना भवन, कारखाना बिल्डिंग
कारखाना मशीन, फैक्ट्री मशीन्स और फैक्ट्री वर्कर से जुड़े हुए सारे व्यय शामिल किए जाते हैं। मुख्यतः मैं इसमें अगर कुछ नाम लूँ तो स्टोर प्रबंधन के व्यय, कारखाना सुरक्षा के व्यय, कर्मचारी कल्याण के व्यय, प्राथमिक उपचार केंद्र और कैंटीन के व्यय, प्लांट और मशीनरी का हास, कारखाना भवन का हास, बीमा, गुणवत्ता नियंत्रण आदि इसमें जोड़े जाएंगे। और प्राइम कॉस्ट में जब इनको जोड़ देते हैं तो ये वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी। पर यदि प्रश्न में ये अर्ध निर्मित माल या WIP से संबंधित कोई सूचना अथवा सेल ऑफ स्क्रैप से संबंधित सूचना दे रखी है तो उनका समायोजन करने के उपरांत जो राशि आएगी वो ही वर्क कॉस्ट कहलाएगी। तो एक प्रकार का स्टॉक आपने ऊपर देखा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का जो सामग्री होती है वो है WIP, यानी फैक्ट्री में जिसपे कुछ श्रम या सामग्री या ऊपरी व्यय लग चुके हैं परंतु ये पूर्णतः तैयार नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड करें, परचेज ऑफ WIP को ऐड करें और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को अगर इसमें से घटा दें तो ये अगली राशि जो बनेगी समायोजन करने के बाद इसे हम वर्क कॉस्ट कहेंगे। और अगर प्रश्न में सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है और ये नहीं प्रदर्शित है कि ये सामग्री के स्तर पर सेल ऑफ स्क्रैप है तो इसको वर्क कॉस्ट के इसी स्तर पर घटाया जाता है। हाँ, अगर प्रश्न में ये सामग्री का स्क्रैप बताया हुआ है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ज्ञात करते समय ऊपर ही इसको घटा दिया जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप या वेस्टेज घटाने के उपरांत जो राशि आएगी वही वर्क कॉस्ट है। अगर हमें वर्क कॉस्ट का अनुमान लगाना है तो वर्क कॉस्ट प्रायः प्रत्यक्ष श्रम से संबंधित होता है, उसके आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें अब हम जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड्स, ऐसे वे जो कार्यालय भवन, कार्यालय उपकरण और कार्यालय में कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित हैं, इसमें जोड़ दिए जाते हैं। अगर मैं कुछ नाम बोलूं तो प्रशासकीय या लेखा विभाग के स्टाफ का वेतन, सामान्य कार्यालय व्यय जैसे किराया, बिजली, कर, दर, टेलीफोन, स्टेशनरी, डाक, बैंक व्यय, अंकेक्षण फीस, कानूनी व्यय और कारखाना भवन से संबंधित उपकरणों और भवन को हास, मरम्मत, रखरखाव आदि इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सारे व्यय जोड़ने पर जो लागत बनेगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। तीसरे प्रकार का जो स्टॉक होता है वो है फिनिश्ड गुड्स। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में समायोजन उसी प्रकार से करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को जोड़ें, परचेज को इसमें ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से घटाएं तो ये जो बनेगी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर ओपनिंग स्टॉक का मूल्य नहीं दे रखा है तो इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ज्ञात कर लेंगे। साथ में दूसरी बात ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं और प्रति इकाई लागत भी साथ में इसी तीसरे खाने में कैलकुलेट की जा रही है, तब ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से संबंधित राशि प्रति इकाई के कॉलम में नहीं दर्शाएंगे और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर कैलकुलेट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए भवन, गोडाउन, उपकरण जैसे डिलीवरी वैन तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों जैसे अभिकर्ता, एजेंट से संबंधित व्यय इसमें जोड़े जाते हैं। और भी कुछ नाम लूँ तो विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, कमीशन, यात्रा व्यय, विज्ञापन लागत, उधार वसूली के लिए किए गए कानूनी व्यय, बाजार अनुसंधान लागत, विक्रय पर रॉयल्टी, विक्रयोपरांत सेवाओं की लागत आदि इसमें जोड़ी जाती है। ये जोड़ने के बाद में जो लागत आएगी वो कुल लागत कहलाएगी। कुल उत्पादित इकाइयाँ इस स्टेटमेंट के ऊपर लिखी जाती हैं, उतनी इकाइयों की ये
टोटल कॉस्ट कहलाएगी। यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में अगर बात करें तो ये विक्रय की गई इकाइयों से संबंधित होंगे और ये विक्रय की गई इकाइयों के अनुपात में पूर्णतः परिवर्तनशील हैं। जहाँ इससे ठीक ऊपर जो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अगर प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना ना हो तो प्रायः हम इसको स्थिर व्यय मानते हैं। ये वर्क कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेट की जा सकती है। टोटल कॉस्ट ज्ञात होने के पश्चात अगर प्रश्न में अनुमानित विक्रय की राशि दे रखी है तो अनुमानित विक्रय की राशि और कुल लागत का अंतर शुद्ध लाभ कहलाएगा। इस प्रकार से हम कॉस्ट शीट अगर प्रति इकाई लागत साथ में बना लें तो, या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जैसा कि ये आपके सामने प्रदर्शित है, या तुलनात्मक लागत विवरण पत्र जिसमें कि एक और इकाई, एक और वर्ष की सूचना भी इसी स्टेटमेंट में शामिल हो जाए तो हम बना सकते हैं। धन्यवाद।